गुड आफ्टरनून क्लास 10th। ये आपका लास्ट वीडियो है चैप्टर नंबर 1 का। इसमें मैं कुछ चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। वेब एड्रेस है और यूआरएल है और बहुत सारी चीज़ें हैं। एचटीएमएल के बारे में थोड़ा बहुत रेफरेंस पहले चैप्टर में दिया गया है। मैंने पहले बताया था कि एचटीएमएल के तो अपने खुद के चैप्टर हैं जो कि आगे चल के बहुत डिटेल में आएंगे। अभी यहाँ पर थोड़ा सा रेफरेंस रहेगा, बाकी वो उसकी डिटेलिंग जो होगी आगे आने वाले चैप्टर्स में। एचटीएमएल के अपने खुद के चैप्टर हैं, ठीक है। तो ये जो जहाँ तक मैंने लास्ट वीडियो में बताया था उसके आगे का पार्ट है। मैंने कहा था ना कि बोर्ड्स के थ्रू ही पढ़ाएंगे, तो बोर्ड्स पे ही रहेगा सारा कुछ, ऐसा नहीं है। बोर्ड्स पे लिखा है, बोर्ड पे लिखा है, बाकी डिफ़ाइन तो वर्ड्स में ही किया जाएगा। बुक का यूज़ नहीं किया जाएगा, जैसा कि आप लोगों को दिक्कत होती है बुक से पढ़ने में, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा वेब एड्रेस। वेब एड्रेस या यूआरएल जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसी को अगर हम जनरल लैंग्वेज में कहें तो वो होगा हमारा वेब एड्रेस। मतलब वेबसाइट का जो भी एड्रेस होता है उसी को हम यूआरएल कहते हैं। इसके कुछ पार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे ये पहला, जैसे www है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब को यहाँ पर कहा जाता है होस्ट। बुक में भी आपके दिया हुआ द होस्ट, ठीक है। स्टार्टिंग जो होती है वो स्कीम है, फिर स्कीम है, फिर होस्ट है, फिर डोमेन है, फिर पाथ है, ठीक है। लेकिन स्कीम का मतलब ये है जो स्टार्टिंग में HTTPS भी लगा होता है, वो हमें नॉर्मली दिखाई नहीं देता है। जब भी हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप से वो पहले अपने आप से ही वो लगा होता है, तो उसी को स्कीम कहते हैं। जो स्टार्टिंग में HTTPS होता है। हालांकि वो HTTPS आगे चल के और क्लियरली डिफाइन होगा, लेकिन जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो दिया हुआ है उसके हिसाब से हम बता रहे हैं। वैसे नॉर्मली www होता है, डोमेन होता है, डोमेन एक्सटेंशन होता है, जो नॉर्मली हर बुक्स में दिया होता है। थोड़ा थोड़ा किसी किसी बुक में थोड़ा डिफ़र कर देते हैं, थोड़ा सा उसी को दूसरा टर्म यूज़ कर लेते हैं। बाकी उसमें ऐसा कुछ है नहीं, उसकी अलग अलग, मतलब एक ही चीज़ को अलग अलग वर्ड से डिफ़ाइन किया गया है। तो जो हमारे वेबसाइट का ओवरऑल एड्रेस होता है उसी को हम बोलते हैं यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वो और कुछ नहीं है वेबसाइट का एड्रेस, उसके अपने कुछ पार्ट होते हैं। सबसे पहले होती है स्कीम, जो उसके आगे मैंने लिखी नहीं है, लेकिन वो होती है HTTPS। तो HTTPS जो होता है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर्ड, ठीक है। उसको आगे बताएंगे कि वो होता क्या है। वो एक तरह की प्रोटोकॉल होती है। प्रोटोकॉल क्या होती है मैंने कई बार बताया, फिर भी आगे यहाँ पर बताएंगे कि वो प्रोटोकॉल किस चीज़ का नाम है, किस चिड़िया का नाम है प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये HTTPS से जो स्कीम होती है, जो फर्स्ट पार्ट होता है हमारे यूआरएल का, कोई भी मतलब हो, जैसे बुक में भी दिया हुआ है, यहाँ बुक में यहाँ पे दिया हुआ है, लिखा होगा आप लोगों ने, यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे लिखा है HTTPS www.india.gov.in इंडिया ग्लांस स्टेट इंडिया सब लिखा हुआ है। तो ये ऐसे ही सेम ये इसी तरीके से होता है। ये HTTPS जो होता है यही स्कीम वाला पार्ट है। ये स्टार्टिंग से ये प्रोटोकॉल को डिफाइन करता है। उसके बाद आता है हमारा www, इसको बोलते हैं होस्ट, ठीक है। ये www वर्ल्ड वाइड वेब जो है वही हमारा होस्ट है जिसके थ्रू ये सारा कुछ रन होता है, ठीक है। जनरल मतलब इसी का इतना ही है, बहुत डिटेल में समझने की इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है। लेकिन वही है कि वर्ल्ड वाइड वेब ही जो है वो हमारे यूआरएल का सेकंड पार्ट होता है, और उसको हम लोग होस्ट कहते हैं। सारी वेबसाइट में ये www रहता ही रहता है। पहले स्टार्टिंग के टाइम पर जब वेबसाइट्स डिज़ाइन हुई थी और रन होनी शुरू हुई थी तो ये www को हमें टाइप करना पड़ता था। मुझे याद है जब हम स्टार्टिंग में यूज़ करते थे, अब तो नहीं करना पड़ता, तो डायरेक्टली जी लिखो तो जीमेल पूरा आ जाता है, ठीक है। तो चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन ये है पूरा, मतलब ये पूरे को ही माना जाता है। फिर आता है हमारा डोमेन। डोमेन के बारे में मैंने पहले आपको बताया कि हर वेबसाइट का अपना अलग डोमेन होता है। चाहे वो एक स्कूल की वेबसाइट हो, चाहे वो जीमेल की वेबसाइट हो, चाहे वो फेसबुक की वेबसाइट हो, कोई भी वेबसाइट हो, उसका अपना खुद का एक डोमेन है। तो डोमेन का की कहानी थोड़ी सी अलग ये है कि डोमेन जो होता है वो ये है कि वो हर www तो सबका कॉमन होगा, HTTPS भी सब में कॉमन होगा। ये दो चीज़ें तो हमेशा कॉमन रहती हैं। सारी वेबसाइट के साथ HTTPS लगा होता है, वो हमें दिखता नहीं लेकिन होता है। www भी जो हमारा होस्ट है वो भी सब वेबसाइट में हमारा एक जैसा होता है, कॉमन होता है। लेकिन जो डोमेन होता है वो उसके साथ ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि डोमेन कभी भी कॉमन नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। कभी कॉमन हो ही नहीं सकता कि किन्हीं दो वेबसाइट का सेम डोमेन इम्पॉसिबल है, होगा ही नहीं। आज तक किसी ने नहीं देखा, ना हो सकता है, अभी तक तो नहीं पॉसिबल है। आने वाले टाइम में कुछ भी हो सकता है। फिलहाल के लिए जो कहानी है उसमें हमारा डोमेन कभी भी एक जैसा नहीं होता है। चाहे वो मिलता जुलता हो सकता है, एक अल्फ़ाबेट का डिफरेंस होगा, एक नंबर का डिफरेंस होगा, लेकिन सेम डोमेन किसी भी कीमत पर नहीं होता है, ठीक है। तो डोमेन हमेशा अलग अलग होता है। जैसे SD कॉलेज का डोमेन SD कॉलेज EDU है, ये SD कॉलेज का डोमेन। कोई और SD कॉलेज होगा हमारे स्कूल से मिलता जुलता नाम का, उसका हो सकता है SD कॉलेज हो, किसी का कुछ और हो। तो इस तरह चाहे एक दो अल्फ़ाबेट का डिफरेंस हो, लेकिन डोमेन अलग होता है। तो ये जो हमारा जो मेन वेबसाइट वाला पार्ट है वो है हमारा डोमेन। जैसे जीमेल है, फेसबुक है, facebook.com है, gmail.com है, amazon.com है, जो अमेज़ॉन है वो डोमेन।
.com जो होता है इसको हाई लेवल डोमेन भी बोलते हैं, और इसको वैसे तो ओवरऑल पूरा gmail.com को डोमेन कहा जाता है, लेकिन उसमें भी ये जो होता है ये डोमेन एक्सटेंशन या हाई लेवल डोमेन कहते हैं। ठीक है, .com का मतलब कॉमर्शियल होता है, .gov का मतलब गवर्नमेंट होता है, .edu का मतलब एजुकेशन होता है, .org का मतलब ऑर्गेनाइजेशनल होता है, और भी बहुत सारे होते हैं। .in का मतलब इंडिया होता है। तो ये जो डोमेन एक्सटेंशन होते हैं ये कंट्री वाइज भी होते हैं, और उनकी वेबसाइट की जो भी अपनी रिक्वायरमेंट है उनके हिसाब से भी होते हैं। उसका कोई ऐसा मतलब वो रोल नहीं होता है। ठीक है, कॉम का मतलब कॉमर्शियल से होता है। और भी कुछ चीज़ें आती जैसे बहुत सारी वेबसाइट के लास्ट में कोई हम स्पेसिफिक पेज पर जाएँ तो स्लैश लगाकर उस पेज का नाम होगा। जैसे मान लो इसी में हम कर दें www.gmail.com/mail id/ कुछ और इस तरह से कर दें, तो ये जो बात का पार्ट होता है इसको बोलते हैं पाथ। ये पूरा पूरा वैसे तो पूरे को पाथ कहा जाता है, पूरे यूआरएल को पाथ कहा जाता है, लेकिन बात के पार्ट जो लास्ट पार्ट आप कह सकते हो वो उसका पाथ होता है। पाथ मतलब वो उसका सोर्स है कि वो हम जिस पेज पर हैं वो पेज का सोर्स क्या है, क्योंकि gmail.com तो जनरल वेबसाइट हो गई। अब उसके अंदर हम पेजेस पे जाएंगे तो उनके साथ स्लैश लगा लगा कर उसमें कुछ कुछ वर्ड्स अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं, तो वो हमारे पाथ होते हैं। जैसे जैसे आप लोगों ने यूट्यूब के देखे होंगे, मेरे यूट्यूब का लिंक होता है, किसी और टीचर के यूट्यूब का लिंक होता है, तो उसमें फ़र्क होता है। उसमें youtube.com लगा होगा, साथ में कुछ अल्फ़ाबेट भी लिखे होते हैं, तो वो हर किसी का अलग अलग होता है, वो हर किसी का अलग अलग पाथ डिफाइन होता है। कभी आप ध्यान से देखो जो यूट्यूब का लिंक होता है जिस पे पूरे वर्ड लिखे हुए हैं, तो youtube.com लगा हुआ, उसके बाद उसी में स्लैश लगा के कुछ अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं, तो वो कोई हर किसी का अलग, हर वीडियो का अलग अलग होगा, किसी और टीचर का वीडियो होगा उसका अलग अलग होगा, तो वो हर किसी का अलग अलग होता है, वो अलग अलग पेज के हिसाब से वो डिफाइन हो जाता है। तो वो जो उसको है उसको बोलते हैं पाथ। पाथ का मतलब वैसे रास्ता होता है, लेकिन ये कोई रास्ते से लेना देना नहीं है, ये उस पेज का सोर्स है, जिस पेज पर हम लोग हैं उस पेज के सोर्स को वो पाथ से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के अलग अलग कई सारी चीज़ें इसमें होती हैं। ठीक है, बाद में भी बुक में भी आपके दिया हुआ सब और अलग अलग डोमेन के नाम बताए गए हैं। जैसे कॉमर्शियल है, यहाँ पर दिया कॉमर्शियल दिया है, उसके लिए .com लगता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो INT लगता है। गवर्नमेंट है तो .gov लगता है। नेटवर्क है तो .net होता है। ऑर्गेनाइजेशन है तो .org होता है। एजुकेशनल है तो .edu होता है। इन्फॉर्मेशन का .info होता है, और बिज़नेस के लिए .biz होता है, BIZ। फिर US मिलिट्री के लिए .mil है। एशिया पैसिफिक रीजन के लिए .asia है। बहुत सारे हैं, और मोबाइल डिवाइस के लिए .mob भी होता है किसी किसी का। तो ऐसे बहुत हैं, और भी हैं, बहुत सारे और भी हैं, ऐसा नहीं है। तो कुछ कुछ कंट्री के नेम के हिसाब से डिफाइन होते हैं, कुछ कुछ उसमें और भी जैसे बुक में ही दिए हुए हैं। इंडिया का है .int है, US का है .us, यूनाइटेड स्टेट्स का सॉरी, जापान का .jp है, फ्रांस का .fr है। ठीक है, और .pk किसका है पता है, हमारे पड़ोसी का है, जिसके हमारे जो प्रिय पड़ोसी हैं पाकिस्तान, उनका .pk। तो .pk से अगर कोई मेल आपके पास आती है तो जल्दी उससे टच ना करें, क्योंकि वो हमारे पड़ोसी बड़े अच्छे हैं, कुछ ना कुछ खुराफात क्रिएट करते रहते हैं। ठीक है, ये बोलने में मुझे कोई वो नहीं है, यूट्यूब हो चाहे कोई चैनल हो, कोई भी कुछ भी बोल सकता है। तो हमारे पड़ोसी का .pk है, उनका याद रखना बहुत ज़रूरी है, कि जैसे .in हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वैसे .pk भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि .pk से कुछ आता है तो उनको सारा संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि वो उनके यहाँ से खुराफातें बहुत होती रहती हैं। .uk भी है, यूनाइटेड किंगडम का .uk होता है। तो इस तरह अलग अलग उसके अलग अलग कंट्री वाइज बहुत हैं और भी बहुत सारे हैं। तो थोड़े से मैंने बताया जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, ऐसे बहुत सारे और भी डोमेन होते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आता है वो इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है, वो है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था कि जितने भी वेब पेजेस हम लोग जो भी क्रिएट होते हैं, जो हमको दिखाई देते हैं वेब पेजेस, ठीक है, वो हमारे HTML में डिज़ाइन जो भी हमें दिख रहा है, चाहे मोबाइल पे दिख रहा हो, चाहे जो कंप्यूटर पे लैपटॉप पे कुछ भी वेबसाइट्स जो हैं जो भी हमें दिखाई दे रही होती हैं, वो सब हमारी HTML में डिज़ाइन होती है। उनका फ्रंट एंड जो उनके सामने से जो हमें दिखाई दे रहा है, जो पेजेस दिख रहे हैं, वो उसमें डिज़ाइन है। बाकी बैकएंड में बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बहुत सारी और टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इट इज़ ए कंप्लीट कोड पैकेज दैट अलाउ द यूज़र टू क्रिएट वेब पेज दैट कंटेन बोथ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। ये तो हो गई वर्बल लैंग्वेज। इसका मतलब ये है कि ये एक लैंग्वेज है, एक तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो नहीं कहते हैं, इसे मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए नहीं कहते क्योंकि इसमें लॉजिक्स का यूज़ नहीं होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लोग जैसे पाइथन थोड़ी सी मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी कि पिछली क्लास में, और ये आगे भी इसमें भी आप पाइथन पढ़ोगे, तो वो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, एक तरह की कंप्यूटर लैंग्वेज है, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैटेगरी में नहीं आती है। इसका मेन जो यूज़ है वो हमारा जो होता है वो हमारा यूज़ होता है उनको वेब पेज डिज़ाइन करने में। फिर हाइपर टेक्स्ट और मार्कअप का क्या मतलब है, ये भी जानना ज़रूरी है। हाइपर टेक्स्ट रिफर टू द कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स इमेज। इट इज़ अ पीस ऑफ ऑर्डिनरी टेक्स्ट दैट हैज़ अ यूनिक फीचर ऑफ लिंकिंग टू अदर डॉक्यूमेंट और वेब पेज।
सो व्हेन वी क्लिक ऑन द टेक्स्ट हाइपर टेक्स्ट इट ओपन अ न्यू पेज। हाइपर टेक्स्ट का मतलब ये है कि मतलब इसमें जो पेजेस क्रिएट होते हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। तो ये जो लिंकिंग होती है इनकी, जो भी इसमें टेक्स्ट है, जो भी ग्राफिक्स है, उनके बीच में जो लिंकिंग होती है, उसी की वजह से इसको हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। ये एक पेज से दूसरे पेज पे हम जा सकते हैं, उन दोनों की लिंकिंग इसमें अवेलेबल होती है, इसी वजह से इसका नाम हाइपर टेक्स्ट दिया गया। मार्कअप का मतलब होता है, मार्कअप आर द स्पेशल सिंबल्स और कैरेक्टर इन अ HTML फाइल। दीज मार्कअप इंडिकेट हाउ द कंटेंट विल अपीयर ऑन द ब्राउजर। द मार्कअप इंडिकेट आर ऑफन नोन एज टैग। इसमें जो इसको जो पेज डिज़ाइन करने में जो इसमें स्पेशल टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, कुछ कीवर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, आगे चल के आप लोग देखेंगे, उनको टैग्स कहा जाता है, उसीलिए इसको मार्कअप कहा जाता है। ठीक है, उनको टैग का एक स्पेसिफिक नेम है, टैग, TAGS, टैग्स कहते हैं। इसमें आप जब आगे पढ़ोगे तब आपको डिटेल में समझ में आएगा कि टैग का क्या मतलब होता है। इसीलिए इसको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं, क्योंकि ये हाइपर टेक्स्ट भी है, मतलब एक पेज दूसरे पेज पे, और इसमें टैग्स का यूज़ किया जाता है। मार्कअप लैंग्वेज का भी जो डेफिनेशन दी हुई है कि मार्कअप लैंग्वेजेस आर डिजाइन टू क्रिएट अप्रोप्रिएट मार्कअप स्कीम फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट और वेब पेज। दिस लैंग्वेज स्पेसिफाई द कोड फॉर फॉर्मेटिंग बोथ लेआउट एंड स्टाइल within a text file. HTML is an example of markup language. We will learn the details of HTML in, मतलब ये तो खैर बताया कि यूनिट 2 में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। मार्कअप का मतलब यही है कि मतलब ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के को पे कोई डॉक्यूमेंट को रन कराने के लिए ये लैंग्वेज बनाई गई है, इसीलिए इसको बोला जाता है मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, इसके बाद और भी चीज़ें इसमें आती हैं, आपके इस चैप्टर में और भी चीज़ें हैं, जैसे हमारी प्रोटोकॉल के बारे में बात आती है, उसको भी बताते हैं क्या होता है प्रोटोकॉल। ये जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं यहाँ पर मैंने लिखे हैं, ये आपके लास्ट के कुछ टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं। ठीक है, प्रोटोकॉल, ब्लॉग और न्यूज़ ग्रुप। ठीक है, इनको डिफाइन करेंगे, मतलब ये तो मैंने बोर्ड पे लिख दिया टॉपिक, बाकी इसको बताते हैं डिटेल में क्या होता है। सबसे पहले बात आती है हमारी प्रोटोकॉल की। देखो, प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कंप्यूटर की फील्ड के लिए, इंटरनेट की फील्ड, कंप्यूटर की फील्ड के लिए नहीं, इंटरनेट के लिए तो बिना प्रोटोकॉल के आज तक कोई भी चीज़ काम ही नहीं करती है। एक प्रोटोकॉल है TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और इंटरनेट प्रोटोकॉल, मैंने कई बार नाम बताया। ये प्रोटोकॉल अगर डिज़ाइन ना हुई होती तो इंटरनेट जिस तरह आज हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं, ऐसा हम लोग कभी ना यूज़ कर पाते। इंटरनेट तो बहुत पहले लॉन्च हो चुका था, बहुत पहले डिज़ाइन हो चुका था, ईमेल भी बहुत पहले डिज़ाइन बन चुके थे, वेब ब्राउज़र भी बहुत डिफ़ाइन हो चुका था, वर्ल्ड वाइड वेब भी डिफ़ाइन हो चुका था, लेकिन बिना TCP/IP प्रोटोकॉल के ये सब कभी भी काम ना आता। इसीलिए जो TCP/IP प्रोटोकॉल जिन्होंने बनाई, आज भी जिंदा हैं, उनका नाम है विंटन ग्रेसर्फ और विंटसर्फ। उनको फादर ऑफ इंटरनेट कहते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने इंटरनेट को इन्वेंट किया उनको फादर ऑफ इंटरनेट नहीं कहा जाता। जिन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब को इन्वेंट किया, टिम बर्नर्स ली, उनको भी फादर ऑफ इंटरनेट नहीं कहा जाता। सिर्फ TCP/IP प्रोटोकॉल बनाने वाले जो साइंटिस्ट हैं अभी ज़िंदा हैं वो, और टिम बर्नर्स-ली भी ज़िंदा हैं, तो उनको बोलते हैं फादर ऑफ इंटरनेट, क्योंकि अगर वो प्रोटोकॉल ना बनी होती तो इंटरनेट वैसे ना हो पाता जैसे अब से आज हम इतने सालों से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोटोकॉल बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसका मतलब देखो, जनरल इंग्लिश मीनिंग इसकी होती है सेट ऑफ रूल्स, मतलब रूल्स रेगुलेशंस का एक ऐसा सेट होता है जिसके हिसाब से कोई भी चीज़ काम करती है। तो इंटरनेट पे चाहे कंप्यूटर में हर चीज़, मतलब कंप्यूटर की बात नहीं करेंगे, इंटरनेट पे जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं वो सब कुछ एक प्रोटोकॉल के हिसाब से काम करती हैं। चाहे हम कोई व्हाट्सएप इमेज भेजते हैं तो भी ऐसा प्रोटोकॉल फॉलो होती है, अगर हम कोई वीडियो भेज रहे हैं तो भी प्रोटोकॉल फॉलो है, यूट्यूब का लिंक आपको भेज रहे हैं तो भी प्रोटोकॉल फॉलो हो रही है, आप कोई ऑनलाइन गेमिंग कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, कोई वेबसाइट भी सर्च कर रहे हैं, वहाँ हर जगह पे प्रोटोकॉल फॉलो होती है। वो प्रोटोकॉल की डिटेलिंग से हमें बहुत लेना देना नहीं होता है। अब उससे हम तो यूज़ करते हैं तो यूज़र के लिए उतनी बड़ी चीज़ नहीं है वो, लेकिन फिर भी उसका भी अपना रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, यहाँ पर जिस प्रोटोकॉल की बात आपको बताई जाएगी, थोड़ा सा TCP/IP के बारे में बताया तो मैंने आपको बता ही दिया है। जो मेन प्रोटोकॉल है वो आपकी है HTTP और HTTPS, दोनों में फ़र्क है। HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। जब शुरू में इंटरनेट चला था तो HTTP ही लिखा होता था, HTTPS तो बाद में शुरू हुआ है। तो ये मतलब ये जो प्रोटोकॉल होती है ये वेब पेजेस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने में मतलब जो मदद करती है, तरीके से ही समझ लो। HTTP डिटरमाइन हाउ द डिफरेंट प्रोग्राम exhaust डेटा ओवर द इंटरनेट। HTTP is a standard protocol used by World Wide Web. It defines how the message are formatted and transmitted and what action the web server and the web browser should take in response to a various command। मतलब ये जो वेब पेजेस पे जो भी हमारा वेब पेजेस जो डिस्प्ले हो रहे हैं, इनको डिस्प्ले होने में हमारे HTTP का बहुत बड़ा रोल होता है। इसीलिए इसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जो भी पेजेस हमें दिखाई देते हैं वो एक पेजेस जहाँ से भी सेव्ड हैं वहाँ से हमारे कंप्यूटर पे जो आ रहे हैं उसमें इसका बहुत बड़ा रोल होता है। HTTPS का क्या मतलब है? HTTPS इसी का समझ लो एक एडवांस वर्जन है। ठीक है,
है, इसी को HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसमें एक एस जुड़ जाता है, उसको बोलते हैं सिक्योर्ड। ठीक है, आज के टाइम पे जितनी वेबसाइट होती है उसमें HTTP नहीं लिखा होता, HTTPS लिखा होता है मैक्सिमम में, सारी की 100% नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ 100% कोई भी चीज़ नहीं कर, हम ये नहीं किसी भी चीज़ के लिए नहीं कह सकते कि ये चीज़ 100% है, क्योंकि वो आगे चल के कभी ना कभी वो डिफ़र कर जाएगी। ठीक है, तो HTTPS का मतलब ये सिक्योर्ड, इसी का एक एडवांस वर्जन है, ये सिक्योर्ड फॉर्म में उस प्रोटोकॉल को का यूज़ जो होता है वो थोड़ा सिक्योर्ड फॉर्म में, उसी का एक समझ लो एक एडवांस वर्जन है, उसमें सिक्योर्ड वर्ड जुड़ने से वो काफ़ी हद तक सिक्योरिटी लेवल्स और हाई हो जाते हैं, और जो भी उनके डेटा ट्रांसफ़र रेट हैं वो सभी बहुत हाई हो जाते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हमारे ब्लॉग्स। ब्लॉग्स के बारे में मैंने पहले भी थोड़ा सा बताया था, यहाँ भी बताएंगे। ब्लॉग, ब्लॉगर, ठीक है, और ब्लॉगिंग, ये तीन वर्ड मैंने बताए थे, तीनों का मतलब बताते हैं। ब्लॉग का मतलब होता है अ ब्लॉग इज़ एन ईजी टू क्रिएट वेबसाइट दैट अलाउ यूज़र टू शेयर देयर थॉट्स विद द वर्ल्ड। The word blog means web log because a blog consists of signed and dated log of individual posting. The topic of the blog can be anything from the personal to professional. ये तो हो गई कहानी, अब उसका मतलब समझो। ब्लॉग का मतलब ये है कि मतलब किसी तरह का आर्टिकल, किसी तरह के टॉपिक को जो वेब लिखने का एक तरीका होता है, मतलब ऐसे आप लोगों ने ब्लॉग नहीं यूज़ किए हैं, जैसे हमारे जो ट्विटर है वो ही ब्लॉग का एक छोटा वर्जन है। ठीक है, इसको माइक्रो ब्लॉगिंग कहते हैं। लेकिन एक blogger.com करके वेबसाइट है, उस पर ऐसी फैसिलिटीज़ है कि हम अपने जो भी हमारे विचार हैं उनको 2-2 3-3 पेजेस के फॉर्म में उस पर विचार लिख सकते हैं। अपने कोई भी थॉट्स हैं वो हम लोग जैसे हिंदी में भी चाहें, इंग्लिश में भी चाहें, किसी में भी लिख सकते हैं, और कुछ भी जो भी हम लिखना चाहें लिख सकते हैं। बहुत सारे नोट्स भी होते हैं जो उस पर ब्लॉग्स के थ्रू मिल जाते हैं। बड़ी क्लास में 10th में अगर आपको किसी सब्जेक्ट के नोट चाहिए तो आप नेट पे सर्च करो तो किसी न किसी ब्लॉग पे आपको उस तरह के उस सब्जेक्ट के नोट्स किसी भी सब्जेक्ट के मिल सकते हैं। ठीक है, तो ब्लॉग का मतलब होता है कि एक इंडिविजुअल पेज होता है यूज़र का, मतलब वो जो वेबसाइट होती है वो हमें ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है कि उस पर हम अपने हिसाब से चीज़ों को लिख सकते हैं, और वो चीज़ें नेट पर पब्लिश हो जाएंगी, देखेंगे, जितने भी लोगों को उसको देखना है वो देख सकता है। ठीक है, ब्लॉगर का मतलब वो होता है वो इंसान जो ब्लॉग लिखता है, चाहे वो हम हों, आप हों, कोई भी हो, उनको ब्लॉगर कहते हैं। जब ये ट्विटर नहीं चलती थी तो ब्लॉगिंग बहुत फेमस थी उस समय, blogger.com लोग यूज़ करते थे, लोग मतलब बड़े बड़े लोग ज़्यादा यूज़ करते थे। हम लोग लिखेंगे तो हम लोग को हमारे जानने वाले पढ़ेंगे, लेकिन भाई अमिताभ बच्चन, नरेंद्र मोदी जैसे लोग लिखेंगे तो पूरी दुनिया पढ़ेगी, तो उस तरह से होता है इसका मतलब। जो ट्विटर है वो उसको माइक्रो ब्लॉगिंग कहते हैं, क्योंकि वो ब्लॉगिंग का ही एक छोटा वर्जन है, बस उसमें लिमिटेशन है कि उसमें अल्फ़ाबेट्स की लिमिटेशन है कि हम उसमें कुछ ही अल्फ़ाबेट्स तक का ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो ब्लॉगिंग का मतलब होता है कि इंडिविजुअल पेज क्रिएट होता है इन यूज़र का, जिसमें उसके अपने थॉट्स जो भी चीज़ें हैं वो सारी कुछ उसमें लिखी होती हैं। ठीक है, ब्लॉग पर्सनल भी हो सकते हैं, प्रोफेशनल भी हो सकते हैं, वो तो यूज़र की नीड के हिसाब से। पॉलिटिकल ब्लॉग हो सकते हैं, नॉन प्रॉफिटेबल ब्लॉग हो सकते हैं, माइक्रो ब्लॉग्स जो मैंने बताया, जो ट्विटर होता है उसको माइक्रो ब्लॉगिंग करती है, कंपनी के अपने ब्लॉग्स होते हैं, तो उस पर वो सारी चीज़ें वो एक तरह से पूरे पेज उनके क्रिएट होते हैं, वो अपनी चीज़, अपनी अच्छाई बुराई जो भी है वो उस पर लिखते हैं। बुराई कौन लिखता है, अच्छाइयाँ लिखी जाती हैं। ठीक है, तो ये ब्लॉगर जो होता है, मतलब जो इंसान ब्लॉग लिखता है उसको ब्लॉगर कहते हैं। और ब्लॉगिंग का मतलब होता है ये ब्लॉग लिखने की जो प्रोसेस है, इसी को ब्लॉगिंग कहते हैं, कोई और नहीं है। ब्लॉगर जो एक क्वेश्चन भी शायद है आपके इसमें रहे, आगे मिलेगा आपको, तो उसमें यही चीज़ है। ब्लॉग का मतलब होता है वही वेब ब्लॉग, एक इंडिविजुअल पेज जो क्रिएट होता है किसी यूज़र का, अपना उसका खुद का पेज होता है वो। ठीक है, ब्लॉगिंग का मतलब जो ये प्रोसेस जो है ब्लॉग लिखने की, इसको ब्लॉगिंग कहते हैं, और जो लिख रहा है वो होता है हमारा ब्लॉगर। ठीक है, लास्ट टॉपिक आता है आपका न्यूज़ ग्रुप्स। मैंने थोड़ा सा पहले भी बताया था न्यूज़ ग्रुप के बारे में। तो न्यूज़ ग्रुप का मतलब ये है कि ये भी अपने आप में एक ऐसी वेबसाइट्स हैं जो हमें ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती हैं जहाँ पर हमें अलग अलग तरह की न्यूज़ मिलती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे यूज़र होते हैं जो न्यूज़ को पढ़ते हैं और उसके बाद उन पर अपने विचार व्यक्त करते हैं, मतलब निगेटिव कमेंट, पॉजिटिव कमेंट, ट्रोल करना, जो भी, जिससे आप लोग जो भी लैंग्वेज यूज़ कर लो, तो ये सब कुछ इन न्यूज़ ग्रुप्स पे होता है। तो ये न्यूज़ ग्रुप्स कुछ और नहीं है, वेबसाइट ही एक तरह की, कुछ मतलब इनको एक कैटेगराइज अलग कर दिया गया है, तो बस उसी कैटेगरी के हिसाब से ये काम कर रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ ऐसा नहीं कि कोई वो नई चीज़ है कि जो ना समझ में आए, वो कोई नई चीज़ नहीं है, वो एक वेबसाइट है। ठीक है, बस उनको एक कैटेगरी में किया गया क्योंकि वहाँ पर न्यूज़ हैं, वहाँ पर न्यूज़ से रिलेटेड डिबेट्स होती हैं। जैसे टीवी पे आप लोग डिबेट्स देखते होती रहती, तो वैसे वहाँ पर भी होती, बस वो ऑनलाइन हो रही हैं। लोग वहाँ अलग लोग हैं उस पर बैठे हैं, उस पर कमेंट कर रहे हैं, कोई उसके सपोर्ट में कमेंट कर रहा है, कोई उसके अगेंस्ट कमेंट कर रहा है, अलग अलग न्यूज़ पे अलग अलग तरह के लोग रिएक्शन। उसमें लाखों, बहुत सारे लोग जुड़ सकते हैं, कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं होती, बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो उसमें अपने अलग अलग उस पर टॉपिक पे वो लोग डिबेट करते रहते हैं, अलग अलग आईडी क्रिएट करके। कोई किसी को जानता नहीं है, लेकिन उसी में सब लोग एक दूसरे को उल्टा सीधा गाली वाली सब दे डालते हैं।
तो न्यूज़ ग्रुप का मतलब वही है कि किसी, चाहे वो कोई क्रिकेट मैच के ऊपर डिबेट हो सकती है, किसी पॉलिटिकल इशू पे डिबेट हो सकती है, कोरोना पे डिबेट हो सकती है, किसी भी चीज़ पे डिबेट हो सकती है, तो अलग अलग तरीके से उसको अलग अलग तरीके से वो लोग अपनी करते हैं। जैसे टीवी पे आपने देखा है सेम वैसे ही है, बस वहाँ पर वो हमें दिखाई नहीं देगी, वहाँ पर हम लोग एक दूसरे को जो भी उनके यूज़र नेम है उसके हिसाब से जानते हैं, और हम जैसे भी मतलब है आगे वो लोग एक दूसरे से बात करते हैं। ठीक है, तो यहीं पर ये आपका ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, ये एंड होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें आगे के चैप्टर में आएंगी, अभी तो थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे ही बताएंगे, जिससे कि ये कम से ज़्यादा पार्ट क्लास में कवर हो तो ज़्यादा बेटर है। जब तक ये कहानी चल रही है स्कूल बंद वाली, तो उतना पार्ट कोशिश करेंगे कि बहुत तेज़ी से आगे को ना ले जाएं, क्योंकि कितना भी हो जाए यहाँ समझने में वहाँ समझने में फ़र्क होता है। तो ये इंटरनेट बेसिक्स वाला चैप्टर आपका यहाँ ओवर होता है। इसके बाद जो भी वीडियो आएगा वो चैप्टर नंबर 2 का होगा, इंटरनेट सर्विसेज का। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका लास्ट में आता है, मतलब इसके बाद 3rd चैप्टर से आपका HTML वाला पार्ट स्टार्ट होगा, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।